गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की कक्षा में अपना हल्दी घाटी वाला कंप्लीट हुआ था। थोड़ी सी उसमें दिक्कत हो गई थी, तो शायद आप लोग जब वीडियो देखोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि बोलने में तो मैंने जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको 18 जून 1576 बोला था, बट लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि वो वहाँ पर 1876 लिखा गया। तो इस चीज को अदर वे नहीं ले, क्योंकि वो थोड़ा सा बोलने में सही था, लिखने में वो 18 हो गया, 1876। यहाँ पर जिन बच्चों ने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा है या फिर पहले से समझा है, उनको भी ये पता है कि 1576 ही करेक्ट है, वो ही करेक्ट है, वही मैंने बार बार बताया है। बस वो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो उसकी मैं गलती का सुधार करना चाहूंगी कि वो सही डेट 18 जून 1576 है, वो 18 लिखा गया, बाय मिस्टेक हुआ है ये। तो इस चीज को अदर वे ना ले और आपको सही करना है, क्योंकि बार बार ये बात मैंने सही बताई आपको। चलिए आज हम करते हैं एक और प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम इसे प्रताप ही कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप। बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, और साथ ही इसको लेकर अभी तक बड़े प्रश्नों की तो संभावना कम बनती है, लेकिन एक एक नंबर की जो प्रश्न है वो आ सकते हैं इसमें से, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये टॉपिक भी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राव चंद्रसेन को। इनकी डीओ भी देख लेते हैं राव चंद्रसेन की। वो है 16 जुलाई 1541। इनका जन्म देखिए, वो 16 जुलाई 1541 ईस्वी को। अब आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम प्रताप की बात करते हैं, हम अकबर की बात करते हैं, अब राव चंद्रसेन की बात करते हैं, या फिर हम आगे वाला जो टॉपिक है बीकानेर का राजा राय सिंह की बात करते हैं, तो ये सब समकालीन है। समकालीन कैसे? अगर हम प्रताप की बात करते हैं तो देखिए प्रताप का जन्म 1540 आया। फिर हम अकबर की बात करते हैं तो इसका जन्म 1542 आया। फिर हम इसकी बात करते हैं चंद्रसेन की, तो इसका 1541 आया। फिर हम आगे बीकानेर का राय सिंह पढ़ेंगे तो उसका भी 1541 आता है। तो ये देखिए सारी जो डेट्स हैं, इसमें प्रताप की है, अकबर की है, यहाँ चंद्रसेन की है और राय सेन की है। ये सब समकालीन शासक है। समकालीन का मतलब एक समय में ही रहने वाले शासक है। तो इनकी जो डीओबी है वो आप इस तरह से क्रम से कर सकते हैं कि पहले प्रताप, फिर चंद्रसेन और राय सिंह और फिर अकबर। तो ये सब समकालीन शासक है, और आपके सिलेबस में ये चारों ही दिए हुए हैं। प्रताप दिया हुआ है, पढ़ लिया, अकबर दिया हुआ है, पढ़ लिया, चंद्रसेन पढ़ने जा रहे, राय सिंह पढ़ेंगे। तो ये जो स्थिति है वो हमें ये बताती है कि ये जो सब शासक थे वो समकालीन शासक थे। चलिए हम राय चंद्रसेन को कंप्लीट करते हैं। 16 जुलाई 1541 को इसका जन्म हुआ। इनके जो पिता का नाम था वो था मालदेव, और इनकी जो रानी थी वो थी स्वरूप देव। अब देखिए मालदेव, स्वरूप देव रानी के कहने पर मालदेव ने चंद्रसेन को छोटा होते हुए भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस बात से नाराज होकर उसके जो भाई थे, बड़े भाई, वो किसकी शरण में चले जाते हैं? मुगलों की शरण में चले जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो राव चंद्रसेन है वो, मतलब इसको मैं शॉर्ट स्टोरी के रूप में ही आपको बताऊंगी। 1570 की अगर हम बात करते हैं, यानी उत्तराधिकारी मारवाड़ का घोषित कर दिया, ठीक है, मारवाड़ का, क्योंकि इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। 1570 में हमने ये पढ़ा था कि नागौर दरबार लगा था अकबर के द्वारा, नागौर दरबार लगा था। अब नागौर दरबार में ये जो राव चंद्रसेन है वहां जाता है अकबर के पास, लेकिन वहां पर वो जाकर ये देखता है कि जो मेरे विरोधी है वो भी अकबर के पास गए हैं, वो चापलूसी वाली चीजें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें उसको पसंद नहीं आई। वो वापस 1570 में नागौर दरबार में से वापस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका पता अकबर को चला, तो उसने क्या किया? बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का क्या बना दिया? अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भद्राजुण भेजी। यहाँ पता चलता है अकबर को कि चंद्रसेन मेरी अधीनता स्वीकार किए बिना ही क्या होता है, चला गया है। तो इस बात से वो नाराज होता है, और उसने जो मारवाड़ का यानी जोधपुर का जो शासक था वो किसको नियुक्त करता है? राय सिंह को नियुक्त करता है। यहाँ 1572 की मैं बात करती हूँ। 1572 में अकबर ने
राय सिंह को, ये बीकानेर का राय सिंह है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है उसमें पढ़ेंगे, उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी इसके साथ, एक बार नाम लीजिए आप। तो बीकानेर के का जो शासक था राय सिंह, उसको क्या कर देता है, राय सिंह को जोधपुर जोधपुर का शासक नियुक्त कर देता है, यानी उसको नियुक्त कर देता है। और ये जो चंद्रसेन है ये भद्राजून चला जाता है। अकबर इसको दबाने के लिए अपनी जो सेना है वो कहां पर भेजता है, भद्राजून भेजता है। परंतु जो मुगलों की सेना है उसे ये प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये वहां से अलग स्थान पर चला जाता है। इस तरह से ये कभी भी राव जो चंद्रसेन है, ये इसने महाराणा प्रताप ने जैसे कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार जो मारवाड़ का प्रताप है, इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि इसने भी जैसे मेवाड़ में जो मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे, तो मारवाड़ में राव चंद्रसेन, तो इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और इन्हें मारवाड़ का प्रताप या भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है, या विस्मृत नायक भूला बिसरा राजा। दूसरी अगर मैं बात करती हूँ, इनको भूला बिसरा राजा। अब देखिए इस मामले में, और 11 जनवरी 1581 को इसका देहांत बताया है, 11 जनवरी 1581 देहांत। अब अपने को ये देखना है कि राव चंद्रसेन के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या समझ में आया। तो वापस देखिए इसकी स्टोरी। 16 जुलाई 1541 को इसका जन्म होता है। इसके पिता मारवाड़ के शासक मालदेव, और जो इनकी माता का नाम था वो था स्वरूपे, झाला रानी स्वरूपे। स्वरूपे के कहने पर छोटा होते हुए भी मालदेव ने राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और इस बात से नाराज होकर उसके जो भाई थे, तीसरा पुत्र था ये, वो कहाँ चले जाते हैं, मुगलों की सेवा में चले जाते हैं, मुगलों के पास चले जाते हैं। अकबर को तो इस बात का मौका चाहिए था कि मैं किसी भी तरीके से जोधपुर पर अपना अधिकार स्थापित करूं। अब यहाँ पर अकबर 1570 में नागौर दरबार लगाता है, ये बात पहले भी आ गई है। वो ये देखने के लिए नागौर दरबार लगाता है कि राजपुताना में कौन कौन सी रियासत है जो मेरे अधीन आ जाएगी, कौन कौन सी ऐसी है जिसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राव चंद्रसेन उसके दरबार में जाता है, परंतु वहां पर अपने विरोधियों को जब ये देखता है तो नाराज होकर वापस आ जाता है। इस बात का पता जब अकबर को चलता है तो वो क्या करता है, अपनी सेना जोधपुर भेजता है। वहां से जोधपुर से राव चंद्रसेन कहाँ चला जाता है, भद्राजून चला जाता है, और जोधपुर का राजा 1572 में राय सिंह को नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और उस चंद्रसेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे मुगल सेना जाती है, परंतु वो भद्राजून से कभी सोचत, इस तरह से वो पलायन करता रहता है, और 1581 में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर यही बात आती है कि इसे मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने भी कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, बहुत ही कष्टमय जीवन जिया, प्रवासित जीवन जिया, कभी यहाँ से कभी वहां भागता रहा, मुगलों की सेना पीछे और ये भागता रहा, और इसने अपने आप को कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। अब आपके पास प्रश्न आता है कि हम प्रश्न क्या करें, तो आपको इसकी जो स्टोरी है उसे कहानी के रूप में याद रखना है, वो आप मौखिक याद कर लोगे। और प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ तो एक तो इसकी डीओबी लिखिए कि इसका जन्म कब हुआ, क्योंकि ये अकबर के समकालीन था, तो इसका प्रश्न आ सकता है। और अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये दो, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, और भूला बिसरा या विस्मृत राजा किसको कहा जाता है, ये नोट्स के रूप में आपको क्या करना है, निकालना है। आपको एक बार आपके जो दी हुई है राव चंद्रसेन, उसको आपका थोड़ा सा अध्ययन आपको करना है ताकि समझ में और आ जाए, वरना एक कहानी के रूप में अगर हम इसको लेते हैं तो इसकी कहानी इतनी है, ज्यादा डेट्स प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जन्म की मृत्यु की ही दो तारीखें दी हुई है, तो वो आप याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं बीकानेर का राय सिंह। अगला जो टॉपिक अपना वो है बीकानेर का राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो देखिए बीकानेर की राय सिंह की हम बात करते हैं तो 1574 से लेकर 1612 इसका जो शासनकाल है 1574 से लेकर 1612 तक है। बीकानेर का शासक देख लेते हैं कल्याण सिंह, ठीक है। और कल्याण सिंह का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था, राय सिंह, यानी कल्याण सिंह का बड़ा पुत्र राय सिंह बीकानेर का उत्तराधिकारी। और इसका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 20 जुलाई 1541 ईस्वी को, देखिए आ गया ना वहां पर। उसका 16 जुलाई को था रावचंद्र सेन का और ये 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई 1541 को इसका जन्म हुआ। 1570 में अकबर के द्वारा जब नागौर दरबार लगाया गया और उस नागौर दरबार में इसने राय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और ये अकबर का क्या बन गया, विश्वास पात्र बन गया। अकबर का काफी विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सबसे पहले 1572 में क्या किया था, जोधपुर का शासक बनाया। जोधपुर का शासक बनाया और 1574 की अगर हम बात करते हैं तो कल्याण सिंह की मृत्यु हो जाती है और बीकानेर का शासक कौन बनता है, बीकानेर का शासक बनता है राय सिंह। क्यों? क्योंकि 1574 में इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और बीकानेर का राय सिंह क्या हो जाता है, बीकानेर का राय सिंह शासक बन जाता है। अब हम बात करते हैं सिरोही की। हमने पहले भी ये चीज देखी है कि जो राय सिंह है वो अकबर का क्या है, विश्वास पात्र है। अब हम थोड़ी सी सिरोही की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसके बीच में। देखिए सिरोही रियासत, ठीक है, और सिरोही में दो है, एक तो है सुल्तान और एक है बीजा देवड़ा। सिरोही की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिरोही के देवड़ा, सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य, यहाँ सुल्तान के पीछे लगा लेते हैं देवड़ा, सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य सिरोही को लेकर क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। इन दोनों में क्या हो जाती है, अनबन, आपस में अनबन हो जाती है सिरोही को लेकर। अब इसका जो फायदा मिलता है वो किसको मिलता है, मुगलों को मिलता है। तो क्या हुआ, राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा जो सिरोही है वो किसके अधीन हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं सिरोही की। तो सिरोही को दो भागों में बांट देते हैं, एक देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा, दोनों में आपस में अनबन है। यहाँ पर जो राय सिंह है उससे अवसर मिल जाता है और वो क्या करता है, सिरोही पर आक्रमण कर देता है और सिरोही पर आक्रमण करके इस बीजा देवड़ा को क्या कर देता है, सिरोही से बाहर निकाल देता है, सिरोही से बाहर निकाल देता है और आधा जो सिरोही किसके साथ आ जाता है, आधा सिरोही राय सिंह के अधीन हो जाता है और एक हो जाते हैं सुल्तान। सिरोही दो भागों में बट गया तो ऊपर वाला राय सिंह के पास रह जाता है। अब ये जो सिरोही है, आधी सिरोही है, ये मुगलों के अधीन होगी क्योंकि राय सिंह तो खुद मुगलों के अधीन था, तो ये ऑटोमेटिक ही मुगलों के अधीन हो गई। तो अपन लोगों के लिए एक नाम देखा था जगमाल का, जगमाल का नाम आया था, आपको याद है तो मैंने उदय सिंह को पढ़ाते वक्त, प्रताप के पिता को पढ़ाते वक्त एक बात की थी कि उदय सिंह ने अपने जो रानी थी धीरबाई, बहुत ही प्रिय रानी थी उनकी, और धीरबाई के कहने पर प्रताप को जो ज्येष्ठ पुत्र था उससे उत्तराधिकारी घोषित न करके उसने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद में जो वहां के सामंत वगैरह थे उन्होंने प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। इस बात से नाराज होकर जगमाल कहाँ चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। तो यहाँ पर जो आधी सिरोही है जो राय सिंह ने जीती थी वो किसके पास आ जाती है, जगमाल के पास आ जाती है। इस पर जगमाल का अधिकार हो जाता है और राय सिंह यहाँ से
वापस चला जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और 1583 को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। यहाँ पर ये जो देवड़ा सुल्तान है, राय सिंह के चले जाने के बाद में इस आदि सिरोही पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और सुल्तान और जगमाल के बीच में 1583 ईस्वी में दत्तानी नामक स्थान पर दत्तानी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, जगमाल की मृत्यु हो जाती है। जगमाल की मृत्यु हो जाती है और जो सुल्तान है वो क्या करता है, पूरी सिरोही पर अपना अधिकार कर लेता है। पूरी सिरोही किसके अधिकार हो जाती है, देवड़ा सुल्तान के अधीन हो जाती है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सिरोही वाला। दोबारा बताऊं, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा दोनों में ही सिरोही को लेकर अनबन होती है। इस बात का फायदा मुगल उठाते हैं। यहाँ पर राय सिंह क्या कर देता है, सिरोही पर आक्रमण कर देता है, बीजा देवड़ा को सिरोही से बाहर कर देता है। आदि सिरोही राय सिंह के अधीन हो जाती है और ये जो सिरोही है ये किसको दे दी जाती है, आदि सिरोही जगमाल को दे दी जाती है। यहाँ पर जो सुल्तान है वो इन मुगलों पर यानी जगमाल पर आक्रमण कर देता है आदि सिरोही को प्राप्त करने के लिए। 1583 में इनके बीच में दत्तानी नामक स्थान पर दत्तानी का युद्ध होता है और इस युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से जो सुल्तान है वो पूरी सिरोही पर अपना फिर से अधिकार स्थापित कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे बात करते हैं राय सिंह की। तो राय सिंह को अकबर ने जूनागढ़ प्रदेश दिया, साथ ही राय की उपाधि दी। अब हम राय सिंह को कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। राय सिंह को जो राय की उपाधि अकबर के द्वारा यानी मुगलों के द्वारा दी गई है और साथ ही जूनागढ़ प्रदेश भी दिया गया। 1589-94 के बीच में राय सिंह ने 1589-94 के मध्य जो जूनागढ़ प्रदेश दिया गया था अकबर के द्वारा, किसको, राय सिंह को, अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में, अपने प्रधानमंत्री करमचंद, ये नाम ध्यान रखना है, की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया। बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, बीकानेर का निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण बात है इसके लिए। और इसके साथ साथ देखिए वहां पर एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। देखिए राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर राय सिंह के द्वारा इस जूनागढ़ में पत्थर पर एक प्रशस्ति लिखवाई गई, यानी अपना जो शासनकाल था वो लिखवाया। इसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ कर्मचंद्र वंशोक्त कीर्तनम काव्य ग्रंथ में, यहाँ पर एक बात बताती हूँ मैं आपको कि कर्मचंद्र वंशो कीर्तनम, कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनम नम में ये ग्रंथ है। ग्रंथ में इस राय सिंह को क्या पुकारा गया है, राजेंद्र पुकारा गया है। पुकारा गया। एक तो बात आती है इसकी प्रशस्ति की, रायगढ़ प्रशस्ति, राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ में कौन सी प्रशस्ति लिखवाई गई, वो थी राय सिंह प्रशस्ति। और कर्मचंद्र वंशो कीर्तनम ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है, इसे राजेंद्र वंशोत कीर्तनम,
इसे राजेंद्र कहा गया है। कहते हैं कि एक बार इसके शासनकाल में अकाल पड़ गया था और अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए इसने जगह जगह अन्न के भंडार खोल दिए थे। और बीकानेर की चित्रकला की शुरुआत भी राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। नेक्स्ट कक्षा में हम इसको कंप्लीट करके आगे जय सिंह का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।